प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 23 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसमें हम लोगों को हिमांक के अवनमन, हिंदी में, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का स्टडी करना है। चलिए आज हम लोग लेकर के चले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेक्चर नंबर 23 तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जानने के पहले हम लोग समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं। पिछले क्लास में कहे थे कि इसको आप लोग बताइएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो पहले हम लोग इसी को देख लें। ध्यान दीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट सामान्य ढंग से हम लोग कहें तो फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कोई लिक्विड सॉलिडिफाइड हो जाता है। जैसे आप वाटर लिए, तो जब टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो वाटर आइस के रूप में चेंज हो जाता है, यानी वाटर फ्रीज हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर वह सॉलिड में बदल गया, जिस टेम्परेचर पर वह फ्रीज हो गया, उसी को क्या कहिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही हो गया कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज सॉलिडिफाइड कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम लोग वेपर प्रेशर के यदि टर्म में कहें तो ऐसे कहा जा सकता है, कोई भी सबस्टांस लेते हैं और यदि उसका वेपर प्रेशर उसके लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे हमने बताया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, इसका मतलब है कि एट 0 डिग्री सी लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का, यानी आइस का, वाटर का, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ ए सबस्टांस हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट, सेम वेपर प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, ध्यान से, एट विच the liquid and solid states of a substance have same vapor pressure is called freezing point of that substance। हो गया। अब है वो बताए थे कि इस टेम्परेचर पर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर, कोई लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो एट फ्रीजिंग पॉइंट एनी लिक्विड इज सॉलिडिफाइड। आए वो एग्जाम्पल के तौर पर चाहे ऐसे कहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये आपका मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसी को 273 केल्विन कहते हैं। तो ये हमने देख लिया फ्रीजिंग पॉइंट। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे बच्चों आपने देखा है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो पिछले क्लास में आपने कहा था कि उसका इलेवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। अब आप बताइए कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर, हमेशा के लिए ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के साथ मिलाने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वह फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया। और यही जो कमी हुई इसी को क्या कहेंगे, डिप्रेशन। ध्यान से समझिए कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो यही कमी हुई, इसी कमी को हम कहेंगे डिप्रेशन। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से जो कम जो उतना होता है उसी को डिप्रेशन कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। या इसी को कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में हो गया, इसको हम लोग लिख दें, द difference of freezing point of pure solvent and solution is known as, is called, जो लिख दें, is known as depression of freezing point. It is denoted by डेल्टा टी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डेल्टा टी बी कह देते थे, यहां पर एफ कह दिए फ्रीजिंग पॉइंट के चलते। तो ये आपने देख लिया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब मान लेते हैं बच्चों, लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको टीएस मान लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहे सॉल्वेंट, इसको टीओ मान लीजिए। देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर हम लोग ले लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट किए डेल्टा टीएफ से, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो सॉल्वेंट का बच्चों अधिक होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, इसलिए इसको इसमें से माइनस करेंगे। ये आपका हो गया टीओ माइनस, याद रखना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यह क्या हो जाएगा, टीओ माइनस टीएस। कितना होता है, क्या होता है, डेल्टा टीएफ। क्लियर, बढ़े आगे चलिए। अब लेते हैं, क्या लेते हैं बोलिए। पिछला टॉपिक में पढ़ाए थे बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद रॉल्ड्स लॉ, यह भी वही है। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए रॉल्ड्स लॉ for depression of freezing point। एक लाइन को हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। कल कहे थे पिछले क्लास में कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसका कंप्लीट हो गया, जैसा हम लोग इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखे थे, जैसा कि बोले, ठीक सेम वही चीज है। इसमें अंतर यही है कि वह इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, या किसके लिए है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। जैसे उसमें आप कहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन के जो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वह सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अभी कहेंगे द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन is directly proportional to the molar concentration of solute present in it. The depression of freezing point of a solution is directly proportional
कंसंट्रेशन चाहे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। अब आप लोग बताइए बच्चों कि जैसे हम लोग लिखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा टी एफ, तो यहां पर लिख दिए दैट इज चाहे हेंस डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलर कंसंट्रेशन। क्या बताए थे? सीएम। अब ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ सीएम। देखिए एक जैसा नहीं है, उसमें बताए थे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू सी, नहीं हो गया। व्हेयर में अब उसको लिख लिया जाए। तो अब व्हेयर में आप लोग जानते ही हैं डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कह दीजिए। सीएम क्या है? तो सीएम है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोललिटी। और लेकर के चले के एफ, इसको आप कई गो नाम देंगे। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसमें कहते थे मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, तो यहां हो गया मोलर इलेवेशन की जगह पर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां कहते थे बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, तो यहां कह देंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और वहां एक कहते थे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हम लोग लेकर के ऐसे पढ़ते। तो फिलहाल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लेकर के चला जाएगा कि इस रॉल्स लॉ की सहायता से, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की सहायता से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसको समझें, देखें पहले इतना कंप्लीट करके। तो चलिए इसी को हम लोग लेकर के चलें। टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट on the basis of depression of freezing point. चाहे on the basis of Raoult's law, दोनों कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलेकुलर मास किसका भाई? तो सॉल्यूट का ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पर ब्रैकेट में दे दिए रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के आधार पर आपको निकालना है। कुछ है जरा ध्यान दीजिए। तो आपने रॉल्ट लॉ अभी देखा है कि के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहां पर देखिए हम लोग ले लिए के एफ इंटू सी, इन पर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि केवल सीएम का वैल्यू जान जाएंगे। पिछले क्लास में देख पे थे सीएम का मतलब मोललिटी। तो चलिए यहां पर हम लोग लेख समझें। क्लियर एक बार फिर, ये आपने रॉल्स लॉ से अभी देखा है। अब इसमें केवल सीएम का वैल्यू पुट कीजिए। सीएम है क्या? तो सीएम मोललिटी है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। उसका जो वैल्यू होता है इसमें रख देंगे तो उससे निकल जाएगा। तो आप उसी को निकालें। वी नो दैट, ध्यान दे दीजिए। सीएम यानी मोललिटी, तो बस आप जानते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पढ़े हैं हम लोग। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या लीजिएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट।
एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां बच्चों सॉल्वेंट का वेट किस में रहेगा? ग्राम में, इसीलिए वहां पर 1000 लिखे। अब इसी को देखिए हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसी को बढ़ाते हैं। अब मोलालिटी को सीएम चाहे एम लिख दिए, गिवन मास को A इंटू 1000 बाई मोलर मास M इंटू बी। आई इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद में फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ यहां पर लिखिए चुके थे, यहां पर देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू CM। अब इक्वेशन फर्स्ट के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ध्यान दिया जाए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और CM को यही कहते हैं A इंटू 1000 M इंटू B। लेकिन आपको निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? M है, तो इससे आप M निकाल दीजिए, M इज इक्वल टू जो है यहां आ जाएगा KF A इंटू 1000 अब बाई डेल्टा TF इंटू B। बस हो गया। इसी को लेकर के चलना है, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला है, आप ऑलरेडी पढ़े हैं इसको, पहले भी सारा चीज वहां था। M इज इक्वल टू KF A इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू B, आया KF के जगह पर KB था, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब लेकर के चलना है इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स, एकदम सो इजी इसलिए कि जो उसमें आप काम किए थे सब टोटल काम इसमें भी करना है। वर्किंग फॉर्मूला आप सब जान रहे हैं इसमें, इसलिए कोई खास हमको मेहनत नहीं है। तो मेहनत नहीं है तो अब हम यहीं पर जल्दी में आप लोगों के काम में लग जाते हैं, न्यूमेरिकल की शुरुआत कर देते हैं। और फर्स्ट न्यूमेरिकल ही हम देते हैं आप लोगों से बनाने के लिए, आप लोगों से काम कराने के लिए। तो लिखते हैं, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में चले, फिर आगे देखेंगे। 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम ले लीजिए, सॉल्यूट, चाहे 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट is dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है। लोअर्ड द FP यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12, इसका यूनिट आप लोग पढ़ने की है, पहले ही से जानते हैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही हम लोगों को सॉल्व करना है, और हम चाहेंगे कि आप लोग बिना हमारे किसी हेल्प के, बिना हमारे किसी हिंट किए, खुद से पहले इस सवाल को रोक करके पहले आप बनाएं। अगर नहीं बनता है तो फिर हम तो बना ही रहे हैं, जरा एक बार समझिए इसको। पहला काम अपने से कीजिए। तो देखिए, अपने से करने के बाद नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर रोक करके पहले बनाने का ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आगे समझिए। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का गिवन मास है। अब आप लोग बताइए कि सॉल्यूट के गिवन मास को कैसे लिखते हैं? ए से। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए ए लिए थे, तो ए से लिखते हैं, तो ए हो गया 1 ग्राम। बहुत अच्छा। इसको
सॉल्वेंट हुआ इसका क्या लिखते हैं बी, तो ये आपने लिख दिया 50 ग्राम। और जब इतना किया जाता है तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस 0.40 केल्विन, यानी यह क्या हो गया डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ आपने ले लिया 0.40 केल्विन। उसके बाद में कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट मींस डेल्टा दैट मींस केएफ, ये आपने ले लिया 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स टेम्परेचर। फाइंड द मोलर मास, मोलर मास को आप क्या लिखते हैं एम लिखते हैं। अब आपको फॉर्मूला लिख देना है और खुद से ट्राई करना है। m इज इक्वल टू देखिए के एफ ए इंटू 1000, एम इंटू बी था तो आपको हो गया डेल्टा टी एफ बस 5.12 इंटू ए 1 इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ 0.40 इंटू बी 50। कहीं कोई एक बार देख लेना है के एफ का वैल्यू आपने दे दिया, ए लिख दिए 1 है, 1000 लिख दिए, डेल्टा टी एफ का वैल्यू। अब है इसको कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 512 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 50। देखिए 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 से हो गया 25 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 256 ग्राम पर। तो यही हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग कंप्लीट किए, ये आपने आंसर निकाला। आप चलते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला दे दिए हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है, 600 ग्राम वाटर में इसको मिलाया गया है। अब कहता है कि कैलकुलेट द एफपी डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। के एफ का वैल्यू दिया है, ट्राई करिएगा, करिए ट्राई करिएगा। तो इसे हम आगे बना देते हैं इसको। देखिए तो ध्यान से ट्राई आप करते चलिए, लेकिन पहले अपने से कर लिए तो फिर समझिए। कहता है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यह हो गया A इज इक्वल टू 45 ग्राम, इज मिक्स्ड इन डिजॉल्व्ड इन, जो कहिए 600 ग्राम ऑफ वाटर, ये वाटर सॉल्वेंट वेट है तो 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एस। के एफ का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1.86, इसका यूनिट आप तो ऑलरेडी जानते ही हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा टी एफ। ध्यान दीजिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो समझिए। तो डेल्टा टी एफ का बच्चों आपने फॉर्मूला भी जस्ट लिखा है, इसीलिए मिटा दिए कि अभी तुरंत लिखे हैं हम लोग। के एफ ए इंटू 1000 एम इंटू बी। अब इसको निकालने के लिए ये वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। देखिए के एफ है यहां पर, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, एम नहीं है। तो एम का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये बताइए कि यहाँ सॉल्यूट कौन है, तो इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं C2H6O। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 6, तो 24 और 6 30 और 32 62 ग्राम पर मोल। बस हो गया। अब ये सारा वैल्यू आप इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा के एफ। तो के एफ के जगह पर के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू A इंटू 1000, A हो गया 45 इंटू 1000, M इंटू B 62 इंटू B कितना है भाई, दिस
इज 600 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कुछ करना है, बस थोड़ा सा जोर लगाइए, अपने से कैलकुलेट कर जाइए। यहाँ 186 इंटू 45 इंटू 1000, अब भाई देखिए इसको डेसिमल हटा दिए हैं, तो यहाँ 100 इंटू 62 इंटू 600, बस। अब इसको ट्राई करिए अपने से करने का। ये 62 से 3 टाइम्स गॉन, ये 2 जीरो यहां पर है, 1 इसका, ये तीनों कैंसिल। अब 3 से चलते हैं तो 3 2 जा, देखिए 6। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए तो 22.5, 10 से कर दीजिए, नीचे 10 है तो 2.25 केल्विन। तो ये आपका डेल्टा टीएफ निकल गया इतना। अब आपको निकालना है, देखिए क्या निकालना है, टीएस। यह क्या होता है, तो आप फॉर्मूला देखे हैं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीओ माइनस टीएस, पढ़े हैं। तो इसी फॉर्मूला से अब आप टीएस निकाल दीजिए, तो इसको इधर ले आ दीजिए, तो देखिए टीएस इज इक्वल टू टीओ माइनस डेल्टा टीएफ, यानी यहां पर आपका फॉर्मूला हो गया टीओ माइनस डेल्टा टीएफ। क्लियर हुआ ना? तो क्लियर हुआ तो इसको पिक्यूलियर कर देते हैं, बेचारा को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अब डेल्टा टीएफ तो निकाल दिए, टीओ क्या होगा बच्चों? ये तो बड़ा गड़बड़ बात आगे कर दिया नहीं है, तो ध्यान दीजिए। टीओ किसका होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्यूट क्या है? वाटर है। तो जब वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है। अब ये बताइए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। यहां हम ऊपर लिख देते हैं, टीओ दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करेंगे 273 केल्विन, चाहे 273.15, यही ना होता है, लिख दिए। तो यहां पर 273.15 में से ये आप जो निकाला है इसको रख दीजिए। 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 2 9, अब 273 है, इसमें अब 272 हो गया है, तो ये 270, तो 270.90 ये आपका निकल गया। किसका निकल गया? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकल गया। तो ये दोनों आंसर हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे। ये सेकंड हो गया। एक न्यूमेरिकल और देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है आप जानते हैं, विटामिन सी है। इसमें फॉर्मूला यह दे दिया, टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स टेम्पी बाई दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस केएफ दिया हुआ है। क्या निकालना है? तो इसमें आपको पता करना है कि कैलकुलेट द मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बताइए मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं? एम से ना। मास ऑफ एम तो मोलर मास हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट को ए से लिखते हैं। तो यहां आप ए निकालेंगे, तो जो जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो बी हो गया 75 ग्राम एसिटिक एसिड। अब एम निकाल देते हैं, सॉल्यूट तो यही है C6H8O6। ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 12 into 6 72 प्लस 1 8 जा 8 अब प्लस 16 6 जा 96। 8 और 2 10 और 6 16, 1 carried 1 9 10 100 8 और 2 10 और 6 16 के 6 1 और 7 8 और 9 6 8 और 9 70 176। ये आपने लिख दिया 176 ग्राम पर। अब इसको हटा देते हैं। ये चीज दिया हुआ है, यहां देखिए बच्चों दिया हुआ है के एफ का वैल्यू, आई डेल्टा टी एफ का वैल्यू।
तो डेल्टा TF इक्वल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, और इसको बताए थे केल्विन में, आप चाहे तो उतना ही लिख देंगे। कहीं यह दिया रहे और पूछे कि कितना केल्विन होगा तो नहीं होगा, ये डिफरेंस है TS और TO और माइनस TS है, तो मतलब अगर TO भी केल्विन में हो और TS भी केल्विन में हो तो दोनों का डिफरेंस इतना अगर आता है केल्विन में, चाहे दोनों अगर डिग्री सी में है तो आता है, अगर डिग्री सी में तो उससे हो जाएगा। अब KF दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में है केल्विन किलोग्राम पर मोल, और आपको A इज इक्वल टू निकालना है। तो इसके लिए अब बस कुछ काम ही नहीं है कि हम करें, फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला डेल्टा TF यहां हो जाएगा KF A इंटू 1000 M इंटू B, और A इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो तीनों ऊपर हो जाएगा, देखिए डेल्टा TF इंटू M इंटू B, नीचे KF इंटू 1000। डेल्टा TF क्या है, तो ये है 1.5, M है 176, B कितना है 75, KF कितना है 3.9 थाउजेंड। अब चलिए डेसिमल हटा देते हैं, यहां पर पहले लेकर के चलते हैं 25 से, तो 25 3 जा 75, आइए हो जाएगा 25 4 जा 140, 4 से लेकर चलते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 4 से लेकर चलते हैं तो ये 44 हो जाएगा। तो फिलहाल इसका डेसिमल देखिए हटाते हैं, 15 इंटू 44 इंटू 3 39 इंटू 10, 3 से ये आपका हो गया 39। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कुछ मेहनत तो ज्यादा है नहीं, आप चाहे तो इसको और छोटा करिए, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आइए 22, तो ये हो गया 66 बाई 30, 66 बाई 13, 13 5 जा 65, अब यहां पर 1 बच गया, डेसिमल दे दिए 10 हो गया, नहीं जाएगा, 13 8 जा, यहां 100 हो गया, 13 7 जा, तो 7 टाइम्स, तो ये आपने निकाल दिया इतना 5.07 ग्राम। कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट किया। ध्यान दीजिए, अब कोई आपसे पूछे, टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब आपसे कोई पूछे कि ये आप बताइए कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसे, तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इसको हम एक्सप्लेन कर दिए थे, चूंकि यह यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कॉलिगेटिव है। तो आपने कंप्लीट किया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इतना पर रोकते हैं। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो अलग से आप पूछ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम बनवा दिए। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने बताए थे, 4, कितना कंप्लीट किए 3, कितना बच गया 1, वाह, तो 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 होता था, अब क्या हो गया 4 2 का 1, तो 1 के लिए हमको काम करना है, 1 कौन रह गया, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर। तो क्या करें, अभी शुरू कर दें, नहीं तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास ओस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होगा, और यह लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और तब तक कुछ देर के लिए हम लोग एक दूसरे से विदा लें, फिर आगे मिला जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।